अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? खैरियत से हैं? ठीक हैं सारे? सॉरी, एक्चुअली देयर वाज सम लॉगिन इशू फ्रॉम द बैक एंड, सो इसलिए आईटी वाले ने लॉगिन मुझे थोड़ा देर से बताया है, सो दैट्स व्हाई वी डिडंट स्टार्ट। बट डोंट वरी, क्लास आपके बगैर नहीं शुरू होगी और आप कतई पीछे नहीं रहेंगे अपनी लर्निंग के सफ़र में। सो जस्ट स्टे पेशेंट एंड रिलैक्स, ठीक है जी? ओके जी, वेलकम बैक। टुडे वील ट्राई टू कंक्लूड दिस चैप्टर। आज इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को वाइंड अप करने की। कल हमने कंपैटिटिव स्ट्रेटजी पे कंक्लूड किया था। टुडे वी विल टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एंड वैल्यू चेन। हाँ माशाल्लाह, नहीं दैट इज समथिंग गुड टू हैव, और अच्छी बात है। नहीं, कंसिस्टेंसी है क्लास की अटेंडेंस में एंड दैट इज समथिंग पॉजिटिव। 30 का फिगर होता है नॉर्मली क्लास में एंड दैट्स अ गुड नंबर। अच्छा, ग्रेट, चलें जी। सो आई वुड टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट एंड एन ऑनर। अच्छा जी, वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझते हैं। वैल्यू किसे कहते हैं? वैल्यू का मतलब क्या होता है? इस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट वैल्यू इज एंड हाउ वैल्यू इज क्रिएटेड। तो वैल्यू क्या होती है, इसको समझने के लिए वैल्यू बेसिकली कहते हैं द बेनिफिट। ओके जी, आवाज आ रही है जी? अब कैन यू हियर? मैं बात यस सर, आ रही है आवाज। ओके ओके, ग्रेट। चले तो लेट मी कम बैक। अच्छा, बात हो रही थी वैल्यू के ऊपर ना। वैल्यू वैल्यू बेसिकली एक बंडल ऑफ बेनिफिट को कहते हैं एक्चुअली, जिसके थ्रू आप अपने जो प्रॉफिट्स है वो इंक्रीज कर सकते हैं एक्चुअली। ठीक है जी। सो इफ वी टॉक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, अगर हम इसकी बात करें, ओ हाँ, यस अलीशा, I'll get back to you on this. सो कॉन्सेप्ट क्या है जी वैल्यू का? अपने माइक्स बंद करें अपने अपने प्लीज। डेफिनेशन क्या है जी वैल्यू की? वैल्यू इज द बेनिफिट कस्टमर सीक्स फ्रॉम अ प्रोडक्ट और सर्विस। वैल्यू उस बेनिफिट को कहते हैं जो कस्टमर सीक करता है फ्रॉम अ प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है? वैल्यू इज द बेनिफिट दैट कस्टमर सीक्स फ्रॉम अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, और कस्टमर इज विलिंग टू पे अ हायर प्राइस अगेंस्ट वैल्यू। Customer is willing to pay higher price against high value. Very simple, ठीक है? टॉपिक का पेज नंबर है बेटा 7, हेडिंग 7.3 है। हेडिंग इज 7.3। हाउ डू वी डिफाइन वैल्यू? तो वैल्यू को हम डिफाइन करते हैं द बेनिफिट कस्टमर ऑब्टेन्स फ्रॉम अ प्रोडक्ट। वो बेनिफिट जो कस्टमर ऑब्टेन करता है एक प्रोडक्ट से और सर्विस से। So customer basically is willing to pay money to buy goods and services because he believe कि जो benefit है वो ज़्यादा है, and the benefit is going to provide the customer with a lot of uh, you know quality or brand satisfaction whatsoever, ठीक है? Okay, welcome मोहम्मद अली अब्बास जी, welcome aboard। आप आज का टॉपिक जो है वो साथ कंटिन्यू करें एंड देन वी विल टॉक अबाउट के आप कैसे रिकॉर्डिंग से पिछले टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, ठीक है? सो वेलकम अबाउट।
सो बात हो रही थी वैल्यू। तो वैल्यू बेसिकली कहते हैं वो तमाम के तमाम फैक्टर्स एक प्रोडक्ट में जिससे कस्टमर बेनिफिट को परसीव करता है या बेनिफिट को सीख करता है। इसकी एग्जांपल क्या है? लेट्स से लेट मी कम अप विद एन एग्जांपल। इसकी एग्जांपल है 2 मिनट का पॉज करें, अजान हो ले, क्लास लेट स्टार्ट हुई है थोड़ी सी। लेट्स टेक 2 मिनट्स पॉज। This conference will now be recorded. का मैं कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा था। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओके फाइन, लेट्स से दैट यू वांट टू कंज्यूम अ कप ऑफ कॉफी। आपने कॉफी का एक कप पीना है, ठीक है, आपका दिल कर रहा है कॉफी पीने को, एंड यू वांट टू हैव अ नाइस कप ऑफ कॉफी। इसका एक तरीका तो ये है कि आप क्या करें, आप एक होलसेल मार्केट जाएं, ठीक है, और होलसेल मार्केट से आप रॉ कॉफी बीन्स लेके आए, ठीक है, होलसेल मार्केट से आप रॉ कॉफी बीन्स लेके आए एट द रेट ऑफ लेट्स से 100 रुपीज पर केजी, और उन रॉ कॉफी बीन्स को घर लाके आप खुद प्रोसेस करें, खुद क्रश करें, उसमें फिर मिल्क शुगर ऐड करें, उसे बीट करें, ब्लेंड करें, और आप एक कॉफी का कप बनाएं इतनी मेहनत करके। सो दैट कप ऑफ कॉफी विल कॉस्ट यू फॉर एग्जांपल 1 रुपी पर कप, लेट्स से। इसी आप कहते हैं कौन इतनी पेन ले, कॉफी बीन्स लेके आए और फिर लाके सारा प्रोसेस खुद करे, ये इतनी पेन मैं क्यों लूं? व्हाई कांट आई जस्ट बाय अ जार ऑफ नेस्कैफे कॉफी, ठीक है, मैं नेस्कैफे कॉफी का एक जार ले आता हूँ बाजार से एट फॉर एग्जांपल 500 रुपीज पर 400 ग्राम्स, 400 ग्राम का जार है, 500 रुपए का मिलता है बाजार से, वो मैं ले आता हूँ। उसमें कॉफी क्रश भी हुई हुई है, अरोमा भी ऐड है, सारा प्रोसेस हुआ हुआ है, ओके। और आप लाके उस कॉफी के जार से आप एक कप बनाएं कॉफी का, सो वो कप जो है वो आपको कॉस्ट करेगा फॉर एग्जांपल 10 रुपीज पर कप, ठीक है ना, वो कप आपको 10 रुपए का घर में कॉस्ट करेगा। यू आर विलिंग टू पे 10 रुपीज पर कप, यू आर विलिंग टू स्पेंड 10 रुपीज पर कप बिकॉज यू बिलीव कि आपको वैल्यू मिल रही है, यू बिलीव कि आपको क्या मिल रहा है, आपको वैल्यू मिल रही है। आप कहते हैं मैं ये पेन भी क्यों लूं, वाई शुड आई टेक दिस पेन? मैं बाजार से नेस्कैफे का साशे ले आता हूँ, ठीक है, साशे पैक ले आता हूँ नेस्कैफे का, बाजार से नेस्कैफे का मैं साशे पैक लेके आता हूँ जिसमें मिल्क भी एडिड है, शुगर भी एडिड है। सिर्फ उसको लाके गर्म पानी में डालना है, ठीक है, उसे लाके गर्म पानी में डालना है और उससे कॉफी बन जाएगी। तो ये नेस्कैफे का जो आप साशे लेके आएंगे बाजार से, ये आपको एक कप कॉस्ट करेगा 30 रुपीज पर कप, ठीक है, इट विल कॉस्ट यू 30 रुपीज, क्योंकि एक साशे से एक कप ही बनेगा ना, तो इससे 30 रुपीज पर कप कॉस्ट हो जाएगी। लेकिन इसमें आप देखें आपकी पेन कितनी कम होगी, आपको कि अब आपको ना कॉफी बीट करनी है, ना ब्लेंड करनी है, ना अब आपको कॉफी जो है उसके अंदर
मिल्क शुगर अपना ऐड करना है, सब कुछ एडेड है, आपने सिर्फ ला के उसे गर्म पानी में डाल के कॉफी पी लेनी। आप कहते हैं मैं इतनी पेन भी क्यों लूं, लेट्स गो टू अ कॉफी शॉप। कॉफी शॉप चलते हैं और कॉफी शॉप जाके आप कहते हैं 100 रुपीज का आप कप पीने में इंटरेस्टेड हैं, कि अब आप कॉफी शॉप में जाके थोड़ा सा एम्बियंस भी मिल जाएगा, फॉर एग्जांपल थोड़ी सी चलो जहनी थकावट भी दूर हो जाएगी, ठीक है ना, और फिर सारी जो एक्स्ट्रा पेन है वो भी आप नहीं लेंगे, यू विल जी बिल्कुल चलेंगे, आप लोग लाहौर आए, बी माई गेस्ट, इंशाल्लाह जरूर चलेंगे। वो पेन भी आपकी नहीं होगी कॉफी को बनाने की। अब मजीद क्या मिल रहा है जी, अब मैं उस तरफ आ रहा हूँ ना बेटा साहिबा, अभी उस तरफ ही आ रहा हूँ। नाउ यू से This conference will now be recorded. ये जो कॉफी शॉप है, ठीक है, आप कहें कि ग्लोरिया जीन्स चलते हैं, लेट्स गो टू ग्लोरिया जीन्स। ओके, ग्लोरिया जीन्स, अब सिर्फ ब्रांड ऐड कर दें कॉफी शॉप में ग्लोरिया जीन्स का, वो कॉफी का कप जो है वो एकदम 500 रुपए का हो जाएगा। इसी वो कॉफी का जो कप है वो एकदम 500 का हो जाएगा। अब आप देखें इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, हर स्टेज पे क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, नीचे आते जाएं तो हर स्टेज पे क्या हो रहा है, वैल्यू ऐड हो रही है। चले 800 का है, व्हाट्सोएवर, वैल्यू ऐड हो रही है, ठीक है ना। कहाँ आप 1 रुपए का कप पी सकते थे कॉफी का, you could have consumed 1 rupee cup of a coffee, but you have to go through the whole process by yourself। आपको सारा प्रोसेस खुद करना पड़ता, कॉफी बीन्स भी लेके आते, क्रश भी करते, पेन भी लेते, सब कुछ करते। और यहाँ पे ग्लोरिया जीन्स में आपको एक बंडल ऑफ बेनिफिट मिल रहा है। अच्छा ग्लोरिया, आप जब ग्लोरिया जीन्स जाएंगे तो फौरन फेसबुक पे आप चेक इन करेंगे जी, फीलिंग हैप्पी इन ग्लोरिया जीन्स। कभी आप चेक इन करेंगे कॉफी बीन परचेज करने, आप किसी होलसेल मार्केट में जा रहे हैं, अकबरी मंडी आप जा रहे हैं होलसेल मार्केट में, आप कभी वहां पे चेक इन करेंगे कि checked into Akbari market to purchase coffee beans? You will never do that, you see, but you will always check in Gloria jeans। क्यों? क्योंकि एक सोशल फैक्टर है, ये बंडल ऑफ बेनिफिट का हिस्सा है, ये वैल्यू का हिस्सा है, ठीक है ना, ये वैल्यू का हिस्सा है। नवीद बेटा पाकिस्तान में रहते हो ग्लोरिया जीन्स कॉफी चेन है यार, बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉफी चेन है, पाकिस्तान में भी ऑपरेट कर रही है। इट्स अ कॉफी चेन, जैमिन जावा, ग्लोरिया जीन्स, ठीक है, ये बड़ी प्रिनाउंड कॉफी चेन है। हाँ, कराची में डेफिनेटली है, आई गेस सो, होना चाहिए, आई एम नॉट श्योर। कराची में एक दफा आया था लाइफ में कराची, आई वाज इन कराची बैक इन 2004, उसके बाद कभी नहीं आया। वो होनी चाहिए डेफिनेटली। चलें खैर, यू मे सर्च इट ऑन गूगल, डजंट मैटर, नाम नहीं सुना तो कोई इशू नहीं है। ओके, सो बेसिकली ग्लोरिया जीन्स में आपको बंडल ऑफ बेनिफिट क्या मिल रहा है? ओके फाइन, लेट्स टॉक अबाउट द वैल्यू अ कंज्यूमर एंजॉयज एट ग्लोरिया जीन्स। ठीक है, क्या क्या मिल रहा है? एम्बियंस मिल रहा है, ठीक है, एक एनवायरनमेंट मिल रहा है, लग्जरी एक्सपीरियंस मिल रहा है, ठीक है, प्रीमियम क्वालिटी टेस्ट मिल रहा है कॉफी का, ठीक है, फ्री वाईफाई मिल रहा है, ठीक है, फ्री वाईफाई मिल रहा है इसी। हाँ ठीक है, मैकडोनल्ड्स की एग्जांपल ले लें, बर्गर घर ला के बनाना और मैकडोनल्ड्स जाके बर्गर खाना, अगर वही सामान लेके आए घर और घर ला के अगर बर्गर बनाएं, सो दैट माइट कॉस्ट 50 रुपीज पर बर्गर, लेकिन ना क्वालिटी वो आएगी, ना वो टेस्ट आएगा, ना वो उस तरह से एम्बियंस मिलेगा, ठीक है ना। तो यू आर विलिंग टू स्पेंड 700-800 रुपीज इन मैकडोनल्ड्स बिकॉज यू बिलीव कि आपको वैल्यू मिल रही है। तो वैल्यू जो कस्टमर एंजॉय करता है ग्लोरिया जीन्स में, उसमें एम्बियंस है, लग्जरी है, एक्सपीरियंस है, प्रीमियम क्वालिटी है, इसे कहते हैं बंडल ऑफ बेनिफिट। तो वैल्यू बेसिकली सर मगर वैल्यू, सर बेनिफिट वो नहीं होगा कि उसके पैसे भी बच रहे हैं एट द सेम टाइम? फिर भी बात है ना, आप अगर आपको लगता है कि पैसे बचाने हैं मुझे, या आपको लगता है कि नहीं ज्यादा पैसे लग जाएंगे, इट मीन्स कि वो ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू देने में नाकाफी है। वैल्यू का मतलब ही है ना कि कस्टमर ये परसीव करे कि वट एवर मनी आई एम स्पेंडिंग, आई एम गेटिंग अ बेनिफिट अगेंस्ट दैट। आप शर्ट परचेज करते हैं, ओके सर। आप कल आके शर्ट खुद क्यों नहीं सी लेते? इसी, क्योंकि आपको ये पता है कि मुझे वैल्यू मिल रही है। वैल्यू से क्या, वैल्यू से मुराद सिर्फ क्वालिटी नहीं है, टाइम बच रहा है आपका, आपकी पेन बच रही है, आपके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है। आ रही है ना बात समझ में? वैल्यू, तभी तो उसे मतलब वैल्यू कहेंगे। ओवरऑल मतलब सर। हाँ एग्जैक्टली बेटा, वासिल तभी तो उसको वैल्यू कहेंगे ना।
तभी तो हम उसको वैल्यू कहेंगे कि जो सेटिस्फेक्शन आपको हासिल होती है एक प्रोडक्ट परचेज करके, ये 500 रुपया खर्च करके जो सेटिस्फेक्शन आपको मिल रही है कि ये मेरा 500 रुपया ज़ाया नहीं हुआ, ये वैल्यू है। अगर आपको लग रहा है कि ये 500 रुपया मेरा ज़ाया हो रहा है, तो इट मीन्स कि या आप ग्लोरिया जीन्स की टारगेट मार्केट नहीं है, आप उसके कस्टमर नहीं है, ठीक है। या अगर आप उसके कस्टमर हैं और फिर भी आपको ये लग रहा है, तो इट मीन्स दैट दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड यू विद द, हाँ एग्जैक्टली, इकोनॉमिक्स की टर्म में वैल्यू इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल एज यूटिलिटी। इकोनॉमिक्स की जबान में आप Yes, ये कह सकते हैं कि वैल्यू इज यूटिलिटी, द सेटिस्फेक्शन व्हिच यू एक्वायर आफ्टर कंज्यूमिंग अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है वैल्यू का। okay, तो sir. वैल्यू Thank you. चेन, नो प्रॉब्लम, वैल्यू चेन को समझने से पहले वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझें। तो वैल्यू क्या है? इट इज द बेनिफिट ऑफ कस्टमर ऑब्टेन फ्रॉम अ गुड और सर्विस। Customers are willing to pay money to buy goods and services, obviously. So the price they pay puts a value on those benefits. मैंने एग्जांपल दी कॉफी की, आपकी किताब एग्जांपल देती है लेदर बेल्ट की। कंपनी एक्स जो है ये क्वांटिटी ऑफ लेदर परचेज करती है 1000 रुपए का और उसे कन्वर्ट करती है लेदर बेल्ट के अंदर, जो वो 10,000 की बेचती है। कंज्यूमर कुड हैव बॉट द लेदर देमसेल्फ फॉर 1000, but they must believe that what company X has done to the leather is worth paying extra 9,000 rupees. You see, worth paying, आ रही है ना बात समझ में? वर्थ पेइंग, ठीक है। ये कमेंट्री नहीं है, दिस इज कमेंट्री। ये एग्जांपल जो है ये कमेंट्री है, दिस इज कमेंट्री, ये कमेंट्री, ओके। ये एग्जांपल सिर्फ पढ़ लें, ये कमेंट्री है। तो कंपैरेटिव मार्केट के अंदर बिजनेस वही कामयाब होता है जो ज्यादा सक्सेसफुली वैल्यू क्रिएट करता है, रिमेंबर दैट। कंपैरेटिव मार्केट में वही बिजनेस कामयाब होगा जो ज्यादा सक्सेसफुली वैल्यू क्रिएट करेगा। And the only reason why a customer should be willing to pay a higher price than the lowest price in the market is that he sees additional value in the higher priced product. और ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन। कस्टमर जैसे एलईडी की मिसाल ले लें, इको स्टार की एलईडी 50 इंच की आती है 60,000 रुपए की फॉर एग्जांपल, और सोनी ब्राविया की एलईडी 50 इंच की आती है 1.5 लाख रुपए की। दो इको स्टार और ब्राविया की क्वालिटी में डिफरेंस जरूर है, ऑब्वियसली है डिफरेंस, लेकिन वो डिफरेंस शायद इतना ज्यादा नहीं है कि ब्राविया जो है वो डबल देन द प्राइस चार्ज कर रहा है, मोर देन डबल द प्राइस चार्ज कर रहा है। वो डिफरेंस किस चीज का है? वो डिफरेंस उस वैल्यू का है जो सोनी का ब्रांड खरीद के मिल रही है आपको। एप्पल आईफोन और ओप्पो मोबाइल फोन, अब ओप्पो के फीचर शायद एप्पल से ज्यादा बेहतर हैं, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट कैमरा, ठीक है ना। ओप्पो ने टारगेट ही ऐसे सेगमेंट को किया है जो सेल्फी फ्री किंग सेगमेंट है, जिसने मोबाइल खींच पकड़ के बस तस्वीरें ही खींचनी है, अपनी सेल्फियां ले छोड़नी है उल्टे सीधे मुंह बना बना के, ठीक है ना। दैट इज द टारगेट मार्केट ऑफ ओप्पो, ठीक है। लेकिन एप्पल एक ब्रांड है, एप्पल इज अ ब्रांड, ठीक है। एप्पल एक ब्रांड है, तो वो एप्पल अगर आपसे 2 लाख रुपए चार्ज करता है मोबाइल फोन के, तो वो किस चीज के चार्ज करता है? वो अपने ब्रांड के चार्ज करता है। फीचर्स माइट भी ओप्पो के, हुआवे के, सैमसंग के, माइट भी एप्पल के इक्विवेलेंट है, ठीक है। लेकिन एप्पल आपसे सुपीरियोरिटी जो है वो यूनिकनेस के पैसे लेता है ना। तो बेसिकली ये सवाल पेपर में आ चुका है। दिस क्वेश्चन हैज अपीयर्ड इन आई गेस मार्च, ये पेपर में कब आया था, एक मिनट, ये आया था जी मार्च 2018 में आया था। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए था, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए था वैल्यू चेन में, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। लेट मी शो यू द क्वेश्चन एज वेल, मैं क्वेश्चन भी आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए था, ये मार्च 2018 अटेम्प्ट थी, मार्च 2018 की अटेम्प्ट थी, और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए था। लेट मी पुल अप द क्वेश्चन। So this was the attempt. अच्छा ये था जी पेपर, ये था जी क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट है। Organizations seek competitive advantage by attempting to gain a position whereby customer would be willing to pay higher prices for product or services that they perceive of higher value. Required क्या है? Discuss any 4 means that organizations may adopt to add value to its product or services. Also give one example of each. 6 नंबर का सवाल है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें 4 मीन्स पूछ रहा है आपसे और उसकी आगे फर्दर एक एक एग्जाम्पल पूछ रहा है। कोई से 4 मीन्स बताएं जिसके थ्रू कस्टमर जो है वो वैल्यू एक्वायर करेगा या कंपनीज वैल्यू ऐड करेंगी, एंड ऑल्सो गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो ये 4 मीन्स आपकी किताब में
एक लिस्ट में गिवन है, दे आर गिवन हियर। वन वे ऑफ एडिंग वैल्यू इज टू ऑल्टर प्रोडक्ट डिजाइन। ये हमने जो कल भी बात की थी डिफरेंशिएशन वाले पॉइंट में, कंपैरेटिव स्ट्रेटजी में प्रोडक्ट डिजाइन को चेंज करना, नए फीचर्स ऐड कर देना, ये वैल्यू ऐड करती है चीज, ठीक है ना। जैसे एप्पल नया मोबाइल लॉन्च करता है तो उसमें नए फीचर्स ऐड कर दे, कोई नई ऐप डाल दे, ठीक है। ये नया, या गाड़ी का मॉडल आता है नया तो उसका नया डिजाइन आ जाता है। सो दैट इज अ वे ऑफ एडिंग वैल्यू। वैल्यू कैन बी एडेड बाय मेकिंग इट इजियर फॉर द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट। हाँ, ईज ऑफ बाइंग, वेबसाइट पे ऑर्डरिंग अलाउ कर देना, होम डिलीवरी सर्विसेज दे देना, amazon.com। अब यहाँ पे आपने एग्जांपल्स कोट करनी है। इधर आप एग्जांपल दे सकते हैं ऑटोमोबाइल की, गाड़ियों की, टोयोटा की एग्जांपल दे सकते हैं, एप्पल आईफोन की एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। इधर आप एग्जांपल सेकंड आप एग्जांपल कोट कर सकते हैं अमेजोन की फॉर एग्जांपल, ठीक है। या फिर यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं होम डिलीवरी सर्विस बाय मैकडोनल्ड्स, ठीक है, होम डिलीवरी सर्विस। वैल्यू कैन बी एडेड बाय प्रमोटिंग अ ब्रांड नेम, ब्रांड नेम को प्रमोट करके अपना ब्रांड नेम, यहाँ एग्जांपल दे सकते हैं सोनी की, नेस्ले की। नेस्ले अपना ब्रांड नेम प्रमोट करता है ना, नेस्ले फोकसेस मोर ऑन देयर ब्रांड नेम and Nestle make a sense in the mind of the customer that they are receiving better quality. Value can also be added by delivering a service or a product more quickly। एक रेस्टोरेंट जो है वो कितनी जल्दी आपकी फूड को सर्व करता है। कॉल सेंटर फॉर एग्जांपल, एक कॉल सेंटर कितनी जल्दी आपकी कॉल को आंसर करता है, ठीक है ना। या एक हॉस्पिटल कितना सुपीरियर और कितनी क्विकली कस्टमर की नीड को रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स आपने सारी बातें खुद सोचनी थी, पेपर में जो क्वेश्चन आया था, बट अगेन इट वाज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, 6 नंबर का सवाल था। डिफरेंट तरीके होते हैं वैल्यू ऐड करने के, एंड वैल्यू कैन बी एडेड थ्रू प्रोडक्ट डिजाइन, थ्रू मेकिंग इट इजियर फॉर द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट, थ्रू ब्रांड नेम फॉर एग्जांपल, और थ्रू बाय मेकिंग अ प्रोडक्ट डिलीवर्ड मोर क्विकली। ये सारे के सारे तरीके वैल्यू ऐड करने के। माइकल पोर्टर कहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस वैल्यू ऐड करती हैं थ्रू अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, जिन्हें वो वैल्यू चेन कहता है। माइकल पोर्टर कहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस वैल्यू ऐड करती हैं थ्रू अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज व्हिच इज नोन एज वैल्यू चेन। The total value added by the entity is the sum of the value created by all the activities each stage। इदारा टोटल कितनी वैल्यू ऐड करेगा, ये उन तमाम स्टेजेस की एडेड वैल्यू का सम है। इसी यूजर हैंडली मींस, बेटा समझा नहीं मैं क्वेश्चन, यूजर हैंडली से क्या मुराद है? यूजर फ्रेंडली, हाँ यूजर फ्रेंडली का है ना उसे, यूजर फ्रेंडली, ईज ऑफ यूज इज यूजर फ्रेंडलीनेस। हाँ बिल्कुल, ये भी तो वैल्यू ऐड करती है ना चीज, ये भी चीज वैल्यू ऐड करती है। यस, प्रोडक्ट्स आर यूजर फ्रेंडली, और ये इसके फीचर में आ जाता है ना बेसिकली, ये इसमें आएगा। प्रोडक्ट डिजाइन कितना यूजर फ्रेंडली है, उसमें फीचर्स कैसे यूजर फ्रेंडली, ये इसमें आएगा। यूजर फ्रेंडलीनेस इज अ प्रोडक्ट फीचर बेसिकली। जितना प्रोडक्ट फ्रेंडली होगा मींस उतना उसका फीचर वो वाला सुपीरियर है, ठीक। तो माइकल पोर्टर के मुताबिक दो वैल्यू चेन्स होती हैं। वैल्यू चेन का सवाल पेपर में 4 दफा आ चुका है, देखें जरा, 1 2, और इस सवाल को ये एजाज हासिल है कि ये सवाल कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स में आया हुआ है, देख सकते हैं आप, मार्च 18 में और सितंबर 18 में। तो इस क्वेश्चन को ये एजाज भी हासिल है कि ये क्वेश्चन कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स में भी आया हुआ है। तो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना। यहाँ पे उसने ब्रॉडली पूछा था, ये वाला सवाल था प्राइमरी वैल्यू चेन का, याद है जो हमने कल क्विक केस पढ़ा था ईट स्मार्ट का, सॉर्ट वाला, उसी का पार्ट भी वैल्यू चेन का था ना। ये आपकी किताब में ही आ रहा है, ये अगले पेज पे जो हमने कल केस पढ़ा था ना ईट स्मार्ट वाला, ये सॉर्ट एनालिसिस का, इसी का पार्ट बी था। प्राइमरी वैल्यू चेन एक्टिविटीज आपने बतानी थी ईट स्मार्ट की, इसी का पार्ट। ये सितंबर 18 का क्वेश्चन था, आई टोल्ड यू ना, ये सितंबर 18 का क्वेश्चन था। सो ये वाला क्वेश्चन पेपर में, और वैल्यू चेन लास्ट टाइम आई गेस सितंबर 18 में ही आया था, उसके बाद दोबारा नहीं आया। हाँ, वैल्यू चेन सितंबर 18 के बाद नहीं आया। कंपैरेटिव स्ट्रेटजी को टेस्ट हुए काफी अर्सा हो गया भाई, देखें आप, ये रो काफी देर से खाली जा रही है। आपने ये देखा ना, ये मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर देखें, ये रो सारी की सारी खाली है। एक कंप्लीट पेस्चर एनालिसिस का बस एक दफा सवाल आया था, बाकी ये देखें सारा एरिया अनटेस्टेड है, ठीक है। सो मच रूम इज देयर टू टेस्ट, ठीक है। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस। आप भी, ये डॉक्यूमेंट आपको मैंने भेजा हुआ है, इसको गाहे बगाहे निकाल के देखते रहा करें। इससे पता लगता है कि अच्छा कौन कौन से एरियाज आ चुके हैं, कौन कौन से एरियाज पोटेंशियली आने हैं पेपर में, ठीक है ना।
डर लगता है डर नहीं लगना चाहिए, टेक द चैलेंज। आपने माशाल्लाह जिस दिन सीए में कदम रखा उस दिन सारे डर आपने भुला दिए, सारे डर आपने पीछे छोड़ दिए। द डे यू डिसाइडेड कि मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है, आपने उस दिन सारे डर जो हैं वो पीछे छोड़ दिए। ओके, प्राइमरी वैल्यू चेन की 5 एक्टिविटीज होती हैं: इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड आफ्टर सेल्स सर्विसेज। प्राइमरी वैल्यू चेन हैज 5 एक्टिविटीज। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स वो एक्टिविटी है जिनसे आप सारा रॉ मटेरियल एक्वायर करते हैं। ये सवाल भी आ चुका है पेपर में, प्राइमरी पे भी आ चुका है, सेकेंडरी पे भी आ चुका है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ चुका है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स आर द एक्टिविटीज which are concerned with receiving and handling of purchased material, means raw material, components and storing them until needed, उनको store करना until that is required. In a manufacturing company, inbound logistics therefore include activities such as material handling, transport from supplier, inventory management, inventory control. ये सारी inbound activities हैं। अब inbound logistics के थ्रू वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं आप? फॉर एग्जाम्पल, इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेज करके, इन्वेंट्री से अपनी कॉस्ट कटिंग करके, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सप्लायर को इफेक्टिव एफिशिएंट बना के, मटेरियल हैंडलिंग बेहतर करके ताकि आपकी मटेरियल स्टोरिंग बेहतर हो, ओवर ऑर्डरिंग ना करके। इसी ये तमाम चीज़ें आपकी क्वालिटी रॉ मटेरियल परचेज करके, रॉ मटेरियल की टेस्टिंग करके, ये तमाम चीज़ें वैल्यू ऐड करेंगी। सेल्स नहीं, वो सेल्स स्ट्रेटजी यहाँ पे आएगी असद, वो यहाँ पे आएगी, वो एक अलग एक्टिविटी है। मार्केटिंग एंड सेल्स एक अलग एक्टिविटी है, वो यहाँ पे आएगी। अभी हम सिर्फ इनबाउंड की बात कर रहे हैं। हाँ, परचेज स्ट्रेटजी कह सकते हैं, लेकिन परचेज स्ट्रेटजी जो है वो सेकेंडरी एक्टिविटी है। परचेजिंग इज अ सेकेंडरी एक्टिविटी, परचेजिंग एक सेकेंडरी एक्टिविटी। ऑपरेशंस वो तमाम एक्टिविटीज हैं जिसके थ्रू आप रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट में दैट अ कस्टमर विल बाय। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर ऑपरेशंस में मशीनिंग है, असेंबली है, पैकेजिंग है, टेस्टिंग है, इक्विपमेंट मेंटेनेंस है। डिजाइन और जो आप फीचर्स ऐड करते हैं वो ऑपरेशंस में आते हैं, दे आर इन द ऑपरेशंस पार्ट। व्हेन यू ऐड फीचर्स इन अ प्रोडक्ट तो वो आप ऑपरेशंस के थ्रू ऐड करते हैं, ठीक है। देन आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन आउटबाउंड में आएगी। ये है इनबाउंड। इनबाउंड मींस ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम सप्लायर। ये है आउटबाउंड, ट्रांसपोर्टेशन टू द डिस्ट्रीब्यूटर और द कस्टमर, ठीक है ना। वो है ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम सप्लायर, ये है ट्रांसपोर्टेशन टू द डिस्ट्रीब्यूटर और द कस्टमर। तो आउटबाउंड एक्टिविटीज आर storing the finished goods before sale and then distribution and delivery to the customer. For service sector, outbound logistics relate to delivery of the service at the customer's own premises, home delivery, ठीक है ना। सर्विस सेक्टर के लिए आउटबाउंड क्या है? कस्टमर के डोर पे सर्विस को डिलीवर करना, ये आउटबाउंड। मार्केटिंग एंड सेल्स में 4 P's आ जाते हैं। कभी सुने 4 P's क्या होते हैं? 4 P's ऑफ मार्केटिंग फाइनल्स में जाके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, फाइनल्स में बहुत तफसील से पढ़ेंगे। 4 P's होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस। हाँ, तुमने तो डेफिनेटली सुना होगा नवी, तुम तो माशाल्लाह कॉर्टर को बड़े अच्छे तरीके से जानते हो। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये 4 P's होते हैं मार्केटिंग के। सो 4 P's ऑफ मार्केटिंग इदारे इस्तेमाल करते हैं अपनी मार्केट में परफॉर्मेंस को सुपीरियर करने के लिए, बेहतर करने के लिए। एंड देन देयर आर सर्विसेज। सर्विसेज मींस आफ्टर सेल सर्विसेज, आफ्टर द पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल के बाद जितने चैनल्स हैं वो सारे के सारे सर्विस। आउटबाउंड का मतलब होता है, देखिए ये एक सीक्वेंस है ना, रॉ मटेरियल आया इनबाउंड, उसे आपने ऑपरेशंस के थ्रू कन्वर्ट किया फिनिश प्रोडक्ट के अंदर, फिर वो जो फिनिश प्रोडक्ट है उसे आपने स्टोर किया until that is demanded by the customer। फिर जब कस्टमर ने डिमांड किया तो उसे आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, डिलीवर किया। फिर आपने कस्टमर को मार्केटिंग चैनल्स के थ्रू अट्रैक्ट किया, 4 P's इस्तेमाल किए: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। और फिर प्रोडक्ट बेचने के बाद आपने कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विसेज मुहैया की, जैसे इंस्टॉलेशन, वारंटीज, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज ऑफ द कस्टमर्स। ये सारी आफ्टर सेल सर्विसेज हैं। ऑल ऑफ दीज आर आफ्टर सेल सर्विसेज, ठीक। ये सारी की सारी आफ्टर सेल सर्विसेज हैं। सो नेचर ऑफ एक्टिविटीज, जो ये सवाल पेपर में प्राइमरी वैल्यू चेन का सवाल पेपर में 2-3 दफा आ चुका है। ये देखें, क्वेश्चन नंबर 8 आया था। इट वाज आई गेस द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ BMBS, पहली अटेम्प्ट थी। 8 क्वेश्चन नंबर 8 था पेपर का, ये प्राइमरी वैल्यू चेन पे था। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट दिखाता हूँ आपको। दिस वाज द क्वेश्चन ऑन प्राइमरी वैल्यू चेन। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8 इन द एग्जामिनेशन, द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ BMBS। लो जी, माइकल पोर्टर के मुताबिक 5 प्राइमरी एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं एंड हाउ दे कंट्रीब्यूट
mostly towards the success of any business enterprise. Just spare me a moment. सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 8 नंबर का सवाल है जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्राइमरी वैल्यू चेन को एक्सप्लेन करना स्ट्रेट अवे, 8 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। उसके बाद क्वेश्चन आया था पेपर में, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन वाज इट वाज एन ओके। उसके बाद आया था जी सितंबर 2016 में, क्वेश्चन नंबर 4 था पेपर का। सितंबर 16 की अटेम्प्ट थी और क्वेश्चन नंबर 4 था पेपर का। सितंबर 16 का पेपर देखें, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ये सवाल था जी। है जस्ट अ मोमेंट, हाउ इट पॉसिबल। सितंबर 16 में, एक मिनट, दिस वाज सितंबर 14। सितंबर 16, वेरी स्ट्रेंज। आई गेस ये थोड़ा सा एरर है फिर, क्योंकि यहाँ सितंबर 16 में, एक मिनट, ओके सॉरी, मैंने पेपर ही गलत खोल लिया। ये है सितंबर 16 का पेपर। हाँ, ये है पेपर सितंबर 16 का। ओके, अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंटिटी इंक्लूड प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैल्यू चेन। यहाँ पे आपसे 6 नंबर के सवाल में सेकेंडरी वैल्यू चेन को एक्सप्लेन करने को कह रहे थे। बड़ा केयरफुली आपने क्वेश्चन पढ़ना होता है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है सेकेंडरी वैल्यू चेन के ऊपर। तो प्राइमरी वैल्यू चेन भी आ चुकी, सेकेंडरी वैल्यू चेन भी आ चुकी। ये वाला क्वेश्चन हमने भी डिस्कस किया है, 4 वेज इन विच वैल्यू कैन बी एडिड। ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी हम डिस्कस करेंगे टॉपिक को पूरा पढ़ने के बाद। तो 4 दफा क्वेश्चन पेपर में पेयर हो चुका है वैल्यू चेन में से, विच इज क्वाइट अ ह्यूज नंबर। लाइक अभी तक मेरा ख्याल है पूरी किताब के शायद 2 या 3 टॉपिक्स ही ऐसे हैं जो पास पेपर में 4 दफा टेस्ट हुए हैं। इट्स क्वाइट रेयर। ठीक है, तो वो कहते हैं अच्छा ये सारी कमेंट्री है, ये भी कमेंट्री है और ये भी कमेंट्री है। ठीक है, असल कहानी जो है वो इन 5 पॉइंट्स में। So nature of activities in the value chain vary from one industry to another industry. Obviously, there are also differences between the value chain of manufacturers, retailers, and other service providers. However, the concept of primary value chain is valid for all types of entities. Industry to industry, the concept of value may vary, लेकिन जो वैल्यू चेन है वो हर किस्म के इदारे में पाई जाती है, चाहे वो सर्विस है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, हर किस्म के इदारे के अंदर वैल्यू चेन पाई जाती है। Value is added by all the activities on the primary chain. The customers might be willing to pay for a product or a service if it is delivered to them in a more convenient way. ठीक है ना, सारी की सारी चीजें वैल्यू ऐड करती हैं, उसमें कन्वीनियंस के थ्रू भी वैल्यू ऐड की जाती है। कन्वीनियंस इज द वैल्यू ऑफ आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। कन्वीनियंस वैल्यू है आउटबाउंड की। तो कस्टमर को वो चीज कितनी कन्वीनियंटली डिलीवर की जा रही है, दिस इज दैट इज वेयर द कस्टमर माइट पुट अ वैल्यू। सेकेंडरी वैल्यू चेन को हम सपोर्ट एक्टिविटीज भी कहते हैं। Secondary value chain is also known as support activities. In addition to the primary value chain, there is also a secondary value chain. So Michael Porter कहते हैं secondary value chain में 4 activities हैं, purchasing है, technology development है, human resource management है और corporate infrastructure। यानी secondary value chain खुद value नहीं ऐड करती, लेकिन ये primary को support करती हैं।
फॉर एग्जाम्पल परचेजिंग जो है ये 5 प्राइमरी को सपोर्ट करेगी। परचेजिंग जो है इट सपोर्ट्स ऑल द 5 प्राइमरी एक्टिविटीज। मतलब अगर मैं आपको वैल्यू चेन का मॉडल दिखाऊं इन अ डायग्राम, आपकी किताब में इसकी जो असल वाली डायग्राम है ना वो नहीं बनी हुई। लेट मी शो यू दिस मॉडल इन अ पर्टिकुलर डायग्राम, तो उससे अंदाजा होगा आपको। एक मिनट, ये आपकी फाइनल की किताब है, BM फाइनल। नंबर ऑफ पेजेस देख के अल्लाह का खौफ खाएं, 600 सफ़े की किताब है ये, 20 चैप्टर है इस किताब में, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल्स। सो इंशाल्लाह ये आप फाइनल्स में जाके पढ़ेंगे। तो मैं आपको वैल्यू चेन की डायग्राम दिखाता हूँ। ये है वैल्यू चेन, दिस इज वैल्यू चेन। ये डायग्राम आपकी किताब में नहीं बनी हुई, ठीक है, लेकिन आप इस डायग्राम को कोड कर सकते हैं जी। फाइनल्स में पढ़ाता हूँ, ऑब्वियसली मैं पढ़ाता हूँ। ये डायग्राम देखें, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विसेज, और ये है सेकेंडरी या सपोर्ट एक्टिविटीज। अगर आप और फरमाएं तो आप देखें कि प्राइमरी एक्टिविटीज को वर्टिकली प्लेस किया गया है और सेकेंडरी एक्टिविटीज को हॉरिजॉन्टली प्लेस किया गया। प्राइमरी एक्टिविटीज आर प्लेस्ड वर्टिकली एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज आर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सादा है। एक सेकेंडरी एक्टिविटी 5 प्राइमरी को सपोर्ट करती है। एक प्रोक्योरमेंट इनबाउंड को भी सपोर्ट कर रही है, प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस को भी सपोर्ट कर रही है, प्रोक्योरमेंट आउटबाउंड को भी सपोर्ट कर रही है, प्रोक्योरमेंट मार्केटिंग एंड सेल को भी सपोर्ट कर रही है। एक सेकेंडरी का 5 प्राइमरी पे इम्पैक्ट आता है। प्रोक्योरमेंट कहते हैं परचेजिंग को, प्रोक्योरमेंट मींस परचेजिंग। इनबाउंड में आपकी परचेजिंग किस चीज की होगी? आप रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। ऑपरेशंस के लिए आपकी परचेजिंग क्या होगी? आप प्लांट एंड मशीनरी परचेज करेंगे। आउटबाउंड के लिए आपकी प्रोक्योरमेंट क्या होगी? आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन जो फ्रेट है, जो ट्रक्स वगैरह हैं वो परचेज करेंगे। मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर आपकी परचेजिंग क्या होगी? आप इक्विपमेंट परचेज करेंगे, एसेट्स परचेज करेंगे। सर्विसेज के अंदर आपकी परचेजिंग क्या होगी? अगर आपने कॉल सेंटर ऑपरेशंस चलाने हैं तो फिर आप कंप्यूटर्स परचेज करेंगे। इसी प्रोक्योरमेंट का फंक्शन चारों प्राइमरी को सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह आईटी है, आईटी का रोल इनबाउंड में भी है, आईटी का रोल ऑपरेशंस के अंदर भी है, आईटी का रोल आउटबाउंड के अंदर भी है, आईटी का रोल मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर भी है, आईटी का रोल हर जगह पे। इसी तरह एचआर, ह्यूमन रिसोर्स को हायर करना, ट्रेन करना, फायर करना एचआरएम का काम है। ह्यूमन रिसोर्स हर जगह पे चाहिए। इनबाउंड का ह्यूमन रिसोर्स भी है, उसकी अलग ट्रेनिंग करेंगे, ऑपरेशंस के लोगों की अलग ट्रेनिंग करेंगे, आउटबाउंड के लोगों की अलग ट्रेनिंग करेंगे, उनकी हायरिंग फायरिंग करेंगे। इसी तरह फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है, फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है, और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को। इंफ्रास्ट्रक्चर दो किस्म का होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है। दो किस्म का होता है, मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है। मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? हायरार्की होती है, हर डिपार्टमेंट की अपनी हायरार्की होती है। फॉर एग्जांपल इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर जो आपका स्टोर है उसकी अलग हायरार्की, एक स्टोर मैनेजर है, फिर स्टोर कीपर है। ऑपरेशन में आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इसकी पूरी एक अलग हायरार्की है। प्रोडक्शन मैनेजर है, नीचे उसके सुपरवाइजर्स हैं, नीचे उसके उसका स्टाफ है, लेबर है। इसी तरह इस डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? वो फिजिकल लोकेशन जहाँ पे लोग बैठ के काम करते हैं, जहाँ पे लोग रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के लिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जहाँ पे ऑपरेशंस हो रहे हैं वहाँ पे आपको एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक जगह चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी जहाँ इंस्टॉल होनी चाहिए। स्टोर चाहिए, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ चाहिए। आपको ट्रक्स पार्क करने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, आपको फिनिश्ड गुड्स को स्टोर करना है, तो आउटबाउंड में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मार्केटिंग एंड सेल्स है फॉर एग्जांपल, हाँ गोडाउन बिल्कुल, स्टोर है। तो ऑल ऑफ दीज आर बेसिकली द सेकेंडरी एक्टिविटीज दैट सपोर्ट ऑल द 5 प्राइमरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज सारी प्राइमरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल these activities are concerned with buying the resources for the entity। अब मटेरियल परचेज करेंगे, ये इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में है, प्लांट परचेज करेंगे, ये ऑपरेशन में है, इक्विपमेंट परचेज करेंगे, ये मार्केटिंग में है, अदर एसेट्स परचेज करेंगे। सक्सेसफुल बाइंग ऑफन मीन्स लोअर परचेज कॉस्ट। अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू सिक्योर अ गुड सोर्स ऑफ सप्लाई फॉर की रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट। वैल्यू ऐड हो जाएगी, क्योंकि अगर कॉस्ट ऑफ परचेजिंग लो है तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट लो होगी, ऑटोमेटिकली आपके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, वैल्यू ऐड हो जाएगी। टेक्नोलॉजी, दीज एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू एनी डेवलपमेंट इन द टेक्नोलॉजिकल सिस्टम। अब टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट नॉर्मली ऑपरेशंस पे आता है, प्रोडक्ट डिजाइन चेंज होगा,
टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर इनोवेशन, इनोवेशन के लिए भी रिक्वायर्ड होती है, यूनिकनेस लेके आना, नया प्रोडक्ट ऐड करना। टेक्नोलॉजी ऑल्सो इंक्लूड एक्वायर्ड नॉलेज, वक्त के साथ साथ जो आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं और उसकी बेस पे आप कस्टमर के ट्रेंड्स को और बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करते हैं। इसे एक्वायर्ड नॉलेज हमने पढ़ा था बिग डेटा में, जो हमने पढ़ा था, दिस इज बिग डेटा बेसिकली, दिस इज बिग डेटा, ये बिग डेटा का कॉन्सेप्ट है। एक्वायर्ड नॉलेज इज बिग डेटा। तो ओवर टाइम जो आप नॉलेज एक्वायर करते हैं, जो आप बिग डेटा लेके आते हैं, दैट इज एक्वायर्ड नॉलेज। देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, HRM है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आप क्या करते हैं, आप रिक्रूटमेंट करते हैं, स्टाफ की ट्रेनिंग करते हैं, स्टाफ की डेवलपमेंट करते हैं। आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर वो सारे के सारे काम करते हैं जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशंस के ह्यूमन रिसोर्स को डील करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को हैंडल करते हैं। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ये आपकी टेक्नोलॉजी में आ जाए, अपना HRM में आ जाती है। एंड देन वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर। कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? दिस इज बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें आपके डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट आ जाती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाती है, क्वालिटी मैनेजमेंट आ जाती है, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट, ये सब पूरी हायरार्की जो होती है आपकी, जैसे हम चेन ऑफ कमांड कहते हैं, तो ये चेन ऑफ कमांड होती है बेसिकली। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है। Support activities are often seen as necessary overheads. They are seen as necessary overheads, but they do support primary value chain. But they do support primary value chain. यानी इवन दो सपोर्ट एक्टिविटीज जो हैं ये नेसेसरी ओवरहेड्स हैं, लेकिन ये प्राइमरी, इनफैक्ट सितंबर 2016 का जो आपको भी सवाल दिखाया है, अच्छा बड़ा केयरफुल होना है आपने क्वेश्चन को पढ़ते हुए। सितंबर 2016 में जो सवाल हमने दिखाया है उसमें आपने सेकेंडरी वैल्यू चेन को एक्सप्लेन नहीं करना था, बल्कि उसमें आपने ये बताना था कि सेकेंडरी वैल्यू चेन वैल्यू कैसे ऐड करती है, हाउ सेकेंडरी वैल्यू चेन कैन ऐड वैल्यू। 6 नंबर का सवाल था। सो क्वेश्चन एग्जामिनर ने ये नहीं पूछा था कि सेकेंडरी वैल्यू चेन होती क्या है, क्वेश्चन ये पूछा था कि सेकेंडरी वैल्यू चेन वैल्यू ऐड कैसे करती है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। यानी क्वेश्चन इन 4 पॉइंट्स पे नहीं था, ये व्हाट है, दिस इज व्हाट इज सेकेंडरी वैल्यू चेन। ये 4 पॉइंट्स जो हैं ये बता रहे हैं व्हाट इज सेकेंडरी वैल्यू चेन। ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये बता रहे हैं हाउ सेकेंडरी वैल्यू चेन एड्स वैल्यू। और पेपर में ये 4 पॉइंट्स पूछे थे एग्जामिनर ने, एग्जामिनर ने पेपर में ये वाले 4 पॉइंट्स पूछे थे और स्टूडेंट्स बड़ी कंफर्टेबली ये 4 पॉइंट्स लिखाए थे और सवाल अपना पूरा उड़ाए थे। तो बड़ा केयरफुल होना पड़ता है, बड़ा केयरफुल होके क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। ये पॉइंट समझ आया ना? सेकेंडरी वैल्यू चेन है क्या, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। सेकेंडरी वैल्यू चेन से वैल्यू कैसे ऐड होती है, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल परचेजिंग कैन ऐड, हाँ तो ये क्वेश्चन को क्रैक करना ही तो सीखना है हमने। पास्ट पेपर जो हम बार बार डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन पास्ट पेपर्स के देखते हैं हम, कमेंट को अलग करते हैं, कंटेंट को अलग करते हैं, फिर हम हर कंटेंट के ऊपर क्वेश्चन लिखने की कोशिश करते हैं। दिस इज हाउ वी ट्राई टू मेक श्योर कि हम किस तरह से अपने क्वेश्चन को क्रैक करना सीखें। जैसे परचेज कैसे वैल्यू ऐड करता है, परचेज एड्स वैल्यू बाय आइडेंटिफाइंग चीपर सोर्स ऑफ मटेरियल और कंपोनेंट। टेक्नोलॉजी कैसे वैल्यू ऐड करती है, इट कैन ऐड वैल्यू थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी सिस्टम, जिससे इनोवेशन होती है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं। HR के थ्रू वैल्यू कैसे ऐड होती है, HR के थ्रू आपका स्किल्स ऑफ एम्प्लॉय बेहतर होता है, तो एम्प्लॉय मेहनत करेंगे, अच्छा काम करेंगे, क्वालिटी प्रोड्यूस करेंगे, वैल्यू ऐड हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर से वैल्यू कैसे ऐड होती है, जितनी हायरार्की क्लियर होगी, चेन ऑफ कमांड क्लियर होगी, उतनी इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट सही होगी, डिसीजन मेकिंग बेहतर होगी। जितनी चेन ऑफ कमांड आपकी वीक होगी, डिसीजन मेकिंग पुअर होगी। अंडरस्टूड? तो जितने डिसीजंस बेहतर लिए जाएंगे, ऑटोमेटिकली इदारा अच्छा काम करेगा, वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो हाउ सेकेंडरी वैल्यू चेन ऐड वैल्यू, दिस वाज द एक्चुअल क्वेश्चन रादर देन व्हाट इज सेकेंडरी वैल्यू चेन। ठीक है बात? तो ये है जी वैल्यू चेन का फिनोमेना। ईट स्मार्ट का हमने क्वेश्चन पढ़ा था, इसका पार्ट बी देखें। आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्राइमरी वैल्यू चेन एज सजेस्टेड बाय पोर्टर, गिव 2 एग्जांपल रिलेटेड टू ईच सच एक्टिविटी इन ईट स्मार्ट। ओके जी, तो कहते हैं प्राइमरी वैल्यू चेन बनाएं ईट स्मार्ट की और उसकी एक्टिविटीज के अंदर 2-2 एग्जांपल्स बताएं। दोबारा पढ़ते हैं केस को, अब वैल्यू चेन के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, कल इसको हमने सॉर्ट के पर्सपेक्टिव से पढ़ा था। ठीक है, ईट स्मार्ट एक फैमिली ओन्ड बिजनेस है, मैनेज्ड बाय मिस्टर एंड मिसेस खान। ठीक है, ES has been enjoying high profit, strong clients weight, ये सारी उसकी स्ट्रेंथ्स हैं। फूड इज प्रिपेयर्ड अंडर सुपरविजन ऑफ मिसेस खान। ना दिस इज ऑपरेशंस, ये ऑपरेशंस है। ठीक है,
फूड इज प्रिपेयर्ड अंडर सुपरविजन ऑफ मिसेस खान, ये इसके ऑपरेशन है। Okay, Mr. Khan is a marketing graduate and looks after supply chain activities, i.e. from ordering to safe storage of ingredient, ये inbound logistics है, ठीक है। Dealing with customer complaints, ये marketing and sales का component, सॉरी ये after sales services का component है। Encouraging feedback, ये भी after sales services में आएगा, it is also after sales services, ठीक हुआ। अभी डाइनिंग, ये भी सारे उनकी वीकनेसेस और थ्रेट्स के कंपोनेंट्स हैं। हाँ, ES relies on word of mouth and social media marketing, ये marketing and sales का फिनोमिना है। दिस इज मार्केटिंग एंड सेल्स, ठीक है ना, 4 P's में आएगा, प्रमोशन में आएगा। और इसके अलावा बी फिट हैज, हाँ मतलब बस यही है। तो इनबाउंड में क्या है, ऑर्डरिंग एंड सेफ स्टोरेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स। ऑपरेशंस में क्या है, फूड प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फूड, ठीक है। आउटबाउंड में क्या है, आउटबाउंड में होम डिलीवरी सर्विसेज हैं, ये आउटबाउंड आपकी डिलीवरी सर्विसेज हैं, टेक अवेज हैं, ये आउटबाउंड है, ठीक है ना। मार्केटिंग एंड सेल्स में क्या है, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग है, सोशल मीडिया पेजेस हैं। और आफ्टर सेल्स सर्विसेज में क्या आ रहा है, आफ्टर सेल्स सर्विसेज में आ रहा है हाउ ही मैनेजेस कस्टमर कंप्लेंट्स एंड एनकरेजेस फीडबैक। तो पूरी प्राइमरी वैल्यू चेन आपकी बन रही है। इसका आंसर देखें, इनबाउंड क्या है, प्रोक्योरमेंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, सेफ स्टोरेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स। ऑपरेशंस क्या है, प्रिपरेशन ऑफ डाइट फूड, एनर्जी ड्रिंक एंड लो कार्ब सैलेड, पैकेजिंग ऑफ फूड फॉर डिलीवरी। आउटबाउंड क्या है, डायरेक्ट सेल बाय मींस ऑफ टेक अवे और डिलीवरी ऑफ फूड टू क्लाइंट। मार्केटिंग एंड सेल्स में क्या है, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग और सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू मार्केटिंग। और सर्विसेज में क्या है, कस्टमर कंप्लेंट्स हैं और फीडबैक्स। हर एक में क्लियरली दो दो एग्जांपल्स हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये टोटल क्वेश्चन था 8 आई गेस और 5, 13 मार्क्स का क्वेश्चन था आई गेस ये टोटल। सो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जिसमें प्राइमरी वैल्यू चेन को बड़ा प्रिसाइजली पूछा गया था और प्राइमरी वैल्यू चेन को कहा गया था कि केस के मुताबिक एक्सप्लेन करें, ठीक है। आखिरी मॉडल है 5 फोर्सेस मॉडल, लेट्स डू इट टुमारो नाउ, वरना बहुत ओवरबर्डन हो जाएंगे आप लोग। 5 फोर्सेस हम लोग कल कर लेंगे, कल इस चैप्टर को फिर वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। और इस चैप्टर का पहला टेस्ट परसों स्केड्यूल्ड है, पेस्टल एनालिसिस तक, पूरा पेस्टल का मॉडल है, ठीक है, इकोलॉजिकल फैक्टर्स तक। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, ये वाला बेटा, नहीं कल नहीं है, फ्राइडे को है, फ्राइडे को। अच्छा ये बात, ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। अपना अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।